और अब आप सुनेंगे सादत हसन मंटो द्वारा लिखे गए रेडियो प्लेस की श्रृंखला आओ का आओ खत सुनो। आओ खत सुनो में किशोर का पाठ अदा कर रहे हैं सनी मोजा, लाजवंती, सोनिया सैनी और नारायण विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक आओ खत सुनो। लाजवंती, इधर आओ, खत सुनो। क्या कहा? अरे मैं कहता हूँ इधर आओ, खत सुनो। कोई और काम न करूं? लो सुनाओ, क्या कहते हो? मैं क्या कह रहा था, हाँ देखो लाजवंती, पूना से नारायण का खत आया है। बेचारा पिछले दिनों बहुत तकलीफ में था। उसने यहाँ से एक किताब मंगवाई है और लिखा है कि दोस्त जो आपकी किताब महीना हुआ मांग कर ले गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं लाया? आपके दोस्तों की यही बातें तो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये अलमारी किताबों से भरी हुई थी और आज इसमें एक किताब भी नजर नहीं आती। चूल्हे में जाए ऐसे चोट्टे दोस्त। एक भी तो नावल ना रहा पढ़ने के लिए। सब के सब आपने अपने यारों दोस्तों को नस कर दिए हैं। एक वक्त घर में दिल बहलाने का यही सामान था, सो वो भी गारत हुआ। लाजवंती, घबराने की कोई बात नहीं, सब किताबें आ जाएंगी, पढ़कर सब दोस्त लौटा देंगे। अरे एक तो आज ही कुमार वापस दे गया है। अरे छोड़ो इस किस्से को। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि नारायण का खत आया है। वो लिखता है जरा कि ठहरो। ये कुमार एक किताब तो खैर वापस दे गया, पर फसाने आजाद की 4 जिल्दें भी तो उठाकर ले गया। और जो किताब उसने वापस दी है, क्या पहचानी जाती है कि हमारी है? कत्थे और चूने के धब्बे, सालन के दाग, पेंसिल और कलम से बनाए हुए बलबूते, ये सब क्या आपने डाली थी या मैंने? अब जिस घर में बच्चे ज्यादा हों वहां ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि फसाने आजाद की सब जिल्दों को अलमारी में महफूज रखे और पढ़ते वक्त उन पर कागज चढ़ा ले। तो किस्सा यह है कि नारायण का खत आज सुबह की डाक से आया है। वो बेचारा बहुत परेशान था। तुम्हें नमस्कार लिखा है। नमस्कार। पहले आप तो ये बताएं कि कमीज में आपने आज इतना मैला कॉलर क्यों लगाया है? क्या मेज के दराज में कोई और सफेद कॉलर नहीं था? अभी परसों ही तो मैंने सब कॉलर धो के इस्त्री किए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप अपने लिबास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके शू के तस्मे भी तो टूटे हुए हैं, हालांकि मैंने कल ही नए तस्मे मंगवाए हैं। चूंकि दफ्तर जाने का टाइम हो गया था, इसे जल्दी में ना कॉलर बदलना याद रहा ना तस्मे। लेकिन ये तो मामूली सी बात है, कल बदल लूंगा। मैं नारायण की बात कर रहा था। उसका खत आज सुबह की डाक से आया है। तुम खुद भी पढ़ सकती थी। पढ़ती कैसे? ऐनक की कमानी जिस दिन से आपने पैर के नीचे दबाकर तोड़ी है, मैंने एक हर्फ भी नहीं पढ़ा है। कल जरा अखबार देखने लगी थी कि सर में दर्द शुरू हो गया। आज आप इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि मेरी ऐनक की कमानी बनवा लाएं। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ऐनक के बगैर। अरे आज ही मरम्मत करा लाऊंगा। आज अगर यहाँ नारायण होता तो मुफ्त में ये काम हो जाता। यहाँ जब वो ऐनक साजों की दुकान पे नौकर था तो कितना आराम था। तुम्हारी ये ऐनक भी तो उसी ने लाकर दी थी ना? जी हाँ, वही लाए थे। आजकल वो पूना में है। पिछले दिनों बहुत परेशान था बेचारा। आज सुबह उसका खत आया है। लिखता है कि मुझे तारापुर की दुकान से मैं आपको बताना भूल ही गई थी। कल शाम को तारापुर की दुकान से एक आदमी बिल लेके आया था। ये आपने 60 रुपए की किताबें 1 महीने में खरीद कर कहाँ गायब कर दी? यहाँ घर पे तो एक को भी आना नसीब नहीं हुआ। अरे ये किताबें मेरी अपनी नहीं थी। दफ्तर में एक लाइब्रेरी खोली गई है और उसका इंचार्ज मुझे बनाया गया है। ये सारी किताबें उसी लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई हैं। उनका बिल भी लाइब्रेरी ही अदा करेगी। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। ये बीच में किताबों, कॉलरों, तस्मों को झगड़ों को क्यों ले आती हो? नारायण का खत आया है। बेचारा बड़ी परेशानी में था और तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं। लो जरा ध्यान से सुनो। उसने पुणे से खत लिखा है अभी सुनती हूँ। पहले ये बताइए कि आपने वो खत तो पोस्ट कर दिए हैं ना, जो मैंने कल अपनी सहेलियों को लिखे थे, या वो भी अभी तक आपकी जेब में ही पड़े हैं? अरे जेब में पड़े होंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तुम्हारी सहेलियां और उनके खत जाएं भाड़ में। मैं 1.5 घंटे से अपने दोस्त की एक बात तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बीच में रोक टोक देती हो। आखिर ये क्या मजाक है? तुम्हें जो कुछ कहना है एक बार में कह डालो, ताकि फिर मैं आराम से तुम्हें उसका खत सुना सकूं। वाह रे वाह, मेरी सहेलियां और उनके खतों को चूल्हे भाड़ में झोंक चुके। कलेजा ठंडा हो गया। लो अब सुनाओ, क्या सुनाना है? मैंने भला क्या कहा था जो तुम यूं चिल्लाना शुरू कर दिए? अरे तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। आप कहे तो मुंह में बखिया भर लूं? तुम तो तैबची करती हो, बात से बात निकालती जाती हो। आपकी तरह फाड़कर रफू नहीं करती। और तुम अपनी तकरीर की गुलकारियां नहीं देखती, बातें करती हो तो मालूम होता है चिकन काटती जाती हो। आहा, ये आपने नया शिलंगा भरा। और ये आड़ी बयां तुमने नई शुरू की। भाई, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस मुहा ठेठी को बंद करो।
तुम्हारी सिंगर मशीन तो कभी बंद ही ना होगी। आओ कोई काम की बात करें, कुछ सोचें। क्या सोचोगी तुम? कुछ सोच भी सकती हो। अगर तुम्हारे दिमाग में सोच विचार का मादा होता तो आज मुन्ने को दस्त पर दस्त ना आते, उसका रंग हल्दी की मानंद पीला ना पड़ता। अगर तुम कुछ सोच सकती तो मेरे उस्तरे के नए ब्लेडों से तुम 12 स्टेंसिल ना काटती, और आज सुबह दाढ़ी मूड़ते वक्त जो मैंने छटांग पर खून बहाया है मेरी ही रगों में महफूज रहता। आप सोचना चाहती हैं, सोचना तो ये होगा कि मेरे सर पर ये थोड़े से बाल जो हैं ये बाकी क्यों रह गए हैं। नौच तुमसे कोई बात करे। भला मैंने क्या कहा था जो तुम यूं पंजे छाड़कर मेरे पीछे पड़ गए? अच्छा, तुमने अभी कुछ कहा ही नहीं। वाह, पूरे 2 घंटे हो गए मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहता था, लेकिन बीच में तुमने अपनी बकवास शुरू कर दी। नारायण ने बहुत सी बातें लिखी हैं जो तुमको सुनाना जरूरी है, पर तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही खत्म नहीं होता। एक बजा चुकती हो तो दूसरा सुई के नीचे रख देती हो। कोई किसी भी हाल में हो तुम्हारी बला से। जब वो अच्छी हालत में था तो उससे तोहफे तहायफ तुम झट से वसूल कर लेती थी। पहली ऐनक तुमने तोड़ी तो उस बेचारे ने अपनी गिरह से तुम्हें एक नई ऐनक लाके दी। वो तुम्हारी किसी सहेली ने तोड़ दी तो तुमने उससे दूसरी मुफ्त में लाकर ले ली। वो बेचारा पिछले दिनों सख्त मुसीबत में था, बेकार फिर रहा था। तुम सुनती ही नहीं कि उसने लिखा क्या है अपने खत में। सुनो जी, मैं तो बिल्कुल एहसान फरामोश नहीं। ये आपके दोस्ती हैं जो किसी का एहसान नहीं मानते। मुझे उन्होंने 2 मर्तबा ऐनक लाके दी तो क्या मैंने 4 दफा उनका गर्म कोट रफू नहीं किया था? पिछले बरस उनका नौकर आके हमारी नई इस्त्री मांग कर ले गया। मैंने आज तक उसका तकाजा नहीं किया, इसलिए कि मैं उनकी एहसानमंद थी। अगर वे तकलीफ में हैं तो 10, 20, 50 रुपए भेज दीजिएगा। मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? पहले आपने कभी ऐसे मामलों में मेरा मशवरा लिया होता तो आज अच्छे भी दिखते मुझसे पूछते हुए। हाँ। लाजवंती, तुम पूरी बात सुनकर अपनी कथा शुरू किया करो। उसने हमसे रुपए कब मांगे हैं? वो आज तक हमारे 1 पैसे का भी रवादार नहीं रहा। उसने रुपयों के लिए खत लिखा ही नहीं। खत में उसने लिखा है कि... मैं घड़ी में कूक भर दूं, 12 बज रहे हैं। ऐसा ना हो कि भूल जाऊं और सुबह अलार्म ही ना बजे। मैं दीवारों के साथ अपना सर फोड़कर मर जाऊंगा। लाजवंती, तुमने ये 35वीं बार मेरा गला घोंटा है। मैं बात करता हूं और तुम टोक कर कोई और किस्सा छेड़ देती हो। आखिर मैं इंसान हूं। अपने अंदर की एक बात बाहर निकालने के लिए 2 घंटे से तड़प रहा हूं, 2 घंटे से, और तुम्हें तरस ही नहीं आता। क्या तुम सचमुच मेरा तमाशा देखना चाहती हो? तो आओ, डुगडुगी ले लो और मुझे नचाना शुरू कर दो। अगर मेरी बात तुम्हें नहीं सुननी है तो यूं करो कि अपनी साड़ी का फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दो और एक झटके से सारा झंझट ही खत्म कर दो। इस अजाब से तो जान छूटेगी। लो, अब तो सुन लो, लेकिन याद रखो, अगर बीच में मदाखलत की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, समझी? अरे, आप तो नाहक बिगड़ रहे हैं। एक हक पर सिर्फ तुम ही हो। लो, बस अब इस झगड़े का खात्मा करो और सुनो। सुबह की डाक से नारायण का खत आया है और इस डाक से वो खुद आ गया है। आधा भर से भाभी जान। आप कैसे आ गए? अरे तुम कैसे आ गए? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं इसको बता रहा था कि सुबह की डाक से तुम्हारा खत आया है जिसमें तुमने... मत छोड़ो उस खत को, ये बताओ तुम्हारी सेहत कैसी रही? मुन्ना तो अच्छा है ना? और भाभी जान आप कैसी हैं? बस भाई साहब, परमात्मा का शुक्र है। नारायण, तुमको वापस लाहौर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। सुनाओ, काम कैसा चल रहा है? तुमने अपने खत में लिखा था मत छोड़ो उस खत को, ये बताओ कि तुम्हें मेरे अंदर कोई चीज कम या ज्यादा तो मालूम नहीं होती? भाभी जान आप भी सोचकर बताएं। कोई चीज कम या ज्यादा? मेरे ख्याल से कि तुम दुबले हो गए हो। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। मेरा वजन 8 पाउंड बढ़ गया है। आपने अपनी मूछें जरा हल्की कर ली है ना? हाँ, गलत। आपकी आंखें भी कमजोर हैं। ठीक कहते हैं आप, इसलिए कि मैं ऐनक के बगैर हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो ऐनक उतार दी। मेरी तरफ देखिए, मैंने भी हमेशा के लिए ऐनक उतार फेंकी है और अब मैंने कसम खा ली है कि आइंदा कभी इस लानती चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगा। भाभी जान, आपको मालूम नहीं कि इस बजाहिर बेजरा शय ने मेरी जिंदगी पर कितना बुरा असर डाला है। आप और किशोर, अरे आप और किशोर तो क्या, दुनिया का कोई शख्स भी तस्लीम नहीं करेगा कि 2 गोल गोल शीशों ने जो एक फ्रेम से जड़े होते हैं मुझे तबाही और बर्बादी के किनारे पर पहुंचा दिया था। ये तो परमात्मा की मेहरबानी थी कि मैं बच गया, वरना आज आपसे ये बातें करने का मौका कभी ना मिलता। मैंने ऐनक हमेशा के लिए उतार फेंकी है।
ये वो तब्दीली थी जिसकी बाबत मैं आपसे पूछ रहा था और आप दोनों में से कोई भांप ना सका। लाजवंती, नारायण ने अपने खत में तुम खत का क्या जिक्र लेके बैठ गए हो किशोर? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक निहायत ही अनोखी दास्तां सुना रहा हूं। क्यों भाभी जान, ये बात अनोखी नहीं है क्या कि एक ऐनक ने, यानी फ्रेम में जड़े हुए दो खूबसूरत शीशों ने मुझे करीब करीब बर्बाद कर दिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया, वरना आज न जाने क्या होता क्या ना होता। भाभी जान, मैं उस अंजाम के तस्वुर से ही कांप उठता हूं जो मुझे ऐनक की बदौलत देखना पड़ता। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने फौरन उस मनहूस शय को हमेशा के लिए अपने से जुदा कर दिया। तो क्या मैं भी ऐनक छोड़ दूं? लाजवंती, तुमने सा खत तो सुन लिया होता। फौरन छोड़ दीजिए भाभी जान। जब आप मुझसे ऐनक की बुराइयां सुनेंगी तो आप उसको न सिर्फ छोड़ देंगी बल्कि उसका नाम तक ना लेंगी। ऐनक एक खतरनाक शय है, बम और जहरीली गैस से भी ज्यादा खतरनाक। सेहत, इज्जत और दौलत के लिए ये एक जैसे नुकसानदेह है। क्या सचमुच? मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं जिससे मेरे कान खड़े हो गए और मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। ये कुछ महीनों पहले की बात है। पूना से मैं इलाहाबाद जा रहा था कि गाड़ी में एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वो आदमी ऐनक का शिकार था। उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई, अपना सारा दुखड़ा बताया और मैंने उसी वक्त अपने तमाम दुखों की बायस यानी ऐनक को, जो मेरी नाक पर चढ़ी हुई थी, उतारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। भाभी जान, जिस वक्त मैंने ऐसा किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे सारे दलिदर दूर हो गए हैं। गाड़ी में उस आदमी के साथ आपकी क्या बातें हुई? अरे बातें तो बहुत हुई, लेकिन मैं आपको उनका खुलासा सुनाऊंगा। वो आदमी एक बहुत बड़े रईस का लड़का था। इत्तेफाक से उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उस लड़की को उसने एक रोज अपने मकान से बाजार की आखिर वाली बिल्डिंग की छत पर बाल सुखाते देखा था और फौरन ही उसके तीरे नजर का घायल हो गया था। 2-3 महीने तक उसने बहुत कोशिश की कि उस हसीना का एक बार फिर दीदार कर सके, मगर वो नाकाम रहा। उसकी निगाहें हर रोज कई कई घंटे उस तरफ जमी रहती जहां उसे वो एक मर्तबा पहले नजर आई थी, मगर वो एक बार जलवा दिखाकर ऐसी गायब हुई कि फिर नजर ना आई। लेकिन इससे ऐनक का क्या ताल्लुक हो अम्मा, आप सकता है? सुनती जाएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रईस के लड़के ने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा और एक बार और देखने की हवस उसके दिल में करवटें लेने लगी। 6 महीने तक वो उस ख्वाहिश को अपने सीने में दबाए रहा। आखिरकार एक रोज उसने अपने दोस्त से राज़े दिल कह दिया। उसके दोस्त ने कहा, अम्मा, ये कौन सी मुश्किल बात है, कहो तो आज ही तुम्हारा उससे रिश्ता करा दूं। बस रईसजादे की बाँछें खिल गई, सिलसिला जुबानी हुई और शादी की तारीख पक्की हो गई। तारीख पक्की हो गई? जी हाँ। लाजवंती, तुमने ये खत तो पढ़ लिया होता। पढ़ लूंगी। नारायण साहब, आप सुनाइए, फिर क्या हुआ? उन दोनों की शादी हो गई। लड़का खुश था कि उसके दिल की मुराद बर आई और लड़की के माँ बाप खुश थे कि उनकी बच्ची को एक अच्छा वर मिल गया। रईसजादे ने शादी पर खूब जी खोलकर पैसा खर्चा किया। उसने हजारों रुपए की जेवरात अपनी महबूबा के लिए खरीदे और मुख्तलिफ तोहफे तहायफ दिए। मगर शादी के दूसरे रोज जब वो अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने उसको मुबारकबाद दी तो उसने जोरों कतार रोना शुरू कर दिया। मुतवातर 15 रोज तक उसकी आंखें आंसू बहाती रही। उसने अपना राज सिर्फ उन आंसुओं को बताया और किसी पर जाहिर ना किया, मगर मजबूर होकर आखिर उसे अपना दुख बयां करना ही पड़ा। वो लड़की जिसको वो हसीना समझता था, कानी थी और उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था। उसका लहजा निहायत कड़क था और तबीयत बेहद चिड़चिड़ी। अलबत्ता बाल काफी लंबे थे। तबीयत और लहजा तो खैर मालूम नहीं हो सकता, लेकिन उसकी बदसूरती को तो वो पहले रोज ही देख सकता था ना। उसकी आंखें कमजोर थी और उस पर जो ऐनक वो इस्तेमाल करता था उसके शीशे उस रोज चिकने हो रहे थे। भाई वाह। तुम हंसते हो किशोर, तुम उसकी बेवकूफी पर कह लगाते हो, मगर दोस्त, सारा कसूर ऐनक का था जो कि बहुत पुरानी थी। उसकी बिनाई पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और उस ऐनक के शीशे काम के ना रहे थे। चुनांचे भाभी जान, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तल्ख हो गई। उसका घर बार उजड़ गया, मुकदमे हुए, हजारों रुपए वकीलों के नज़ हुए और एक दिन ऐसा आया कि वो उस ऐनक की बदौलत पैसों का मोहताज हो गया। तुमने अपने खत में इस बात का जिक्र मैं उस खत में ना कर सका। तो देखा भाभी जान, किस तरह एक ऐनक ने बहुत बड़े रईस के लड़के को तबाह बर्बाद कर दिया। अब मेरी दास्तां सुनिए। तुम्हारी? हाँ, मेरी।
जब मैंने उस दुखी आदमी से उसकी बिपता सुनी तो फौरन ही मुझे अपनी ऐनक का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मेरी मुसीबतों की जड़ भी ये ऐनक है। मुझे गोपाल दास घनश्याम दास ऑप्टिशियन ने इस कसूर पर मुलाजिमत से अलहदा किया था कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की मेम साहिबा की ऐनक में गलत नंबर के शीशे लगा दिए थे, जिसके बाइस उनके सर में 15 रोज तक दर्द होता रहा। आपको शायद इस वाक़े का इल्म होगा? जी नहीं, मुझे याद नहीं। शायद आपने कभी इसका जिक्र किया था। लाजवंती, ये सब तो भाभी जान, ये दास्ता किशोर को मालूम है। 10 साल में पहली बार मुझसे गलती हुई थी और मुझे इसका इतराफ है, मगर उस वक्त मैं उस गलती का सबब मालूम ना कर सका था। मुझे मुलाजिमत से अलहदा कर दिया और मैं बेरोजगार हो गया। 5 महीने दर बदर फिरने के बाद चलती गाड़ी में मैंने जब उस आदमी की दास्ता सुनी तो फौरन ही मैंने अपनी ऐनक उतार कर देखी। तब मैंने जाना कि मेरी ऐनक के शीशे अपनी सही जगह से जरा हटे हुए हैं। अगर वो अपनी जगह पर होते तो मुझसे डिप्टी कमिश्नर की मेम साहिबा की ऐनक में गलत नंबर के शीशे कभी ना लगते। आपको ऐनक की वजह से वाकई बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ, मैं नंबर देखने में बहुत माहिर था। 10 बरस का तजुर्बा था मुझे। मैं एक नज़र देखकर बता दिया करता था कि फलां शीशा इस नंबर का है और फलां उस नंबर का। पर जब मेरी अपनी ऐनक के शीशे अपनी मुकर्रर जगह से हट गए और मुझे खबर ना हुई तो गलती का होना तो ज़रूरी था। चुनांचे भाभीजान, मैंने भी अपनी तबाही की दास्तान चलती गाड़ी में उस आदमी को सुनाई जो मेरे नज़दीक ऐनक का सबसे बड़ा शिकार था। उसने मुझे हमदर्दी का इजहार किया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बड़ी संजीदगी से उसने कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बर्बादी में ऐनक का हाथ है तो मैंने ऐनक फ़ौरन उतारी और तोड़ डाली। फिर मैं ऐसी जड़ी बूटियों की तलाश में जंगलों की तरफ निकल गया जिनसे आँखों की बनाई ऐनक के बगैर दुरुस्त हो सकें। 5 बरस बड़े बड़े खौफनाक जंगलों की खाक छानने के बाद एक साधु बाबा की मदद से मुझे एक ऐसी बूटी मिल गई जिसका सुरमा आँखों की तमाम कमज़ोरियों को रफ़ा कर सकता है। उस सुरमे की एक सलाई लगाने से 14 तबक रोशन हो जाते हैं। चिट्टा, फूला, मोतियाबिंद वगैरह सब मर्ज उससे इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। ये सुरमा आँखों की रोशनी है। फिर भाभी जान, उस आदमी ने मुझ पर मेहरबानी की। उसने मुझे सुरमे का नुस्खा बताया और कहा, इसे अपने घर में बनाओ और लोगों में तकसीम करो ताकि सबका भला हो, मगर लागत से ज़्यादा एक पैसा भी लेना तुम पर हराम होगा। चुनांचे भाभीजान, इस सुरमे की छोटी शीशी की कीमत सिर्फ 8 आने है, बड़ी शीशी की कीमत सिर्फ 1 रुपया। नमूने की एक सलाई तो आपको मुफ्त मिल सकती है, नफा लेना मुझे हराम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ ऐनक की दास्ता और कहाँ ये सुरमे की शीशियां? लाजवंती, जो खत इसने पूना से भेजा है इसमें अरे भाभीजान, ये सुरमा बहुत लाजवाब है। हजारों अंधे इसको लगाकर देखने लगे हैं। ये लीजिए 2 छोटी शीशियां, इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है, यानी लागत के दाम। आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ पता भी तो चले। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरी समझ से तो बाहर है। वो क्यों? क्या आपको किशोर ने खत पढ़कर नहीं बताया जो मैंने पूना से भेजा था? मैं उस खत में तो सब कुछ लिख चुका हूँ। मैं 2 घंटे तक इसे तुम्हारा खत सुनाने की कोशिश करता रहा, पर इसे सुनना ही नहीं है। मैं इससे कहता रहा कि पूना से नारायण का खत आया है जिसमें उसने... ठहरो, मैं बताता हूँ। भाभी जान, अब मैंने ये सूरमा बेचना शुरू किया है। जब तक कोई मुलाजिमत नहीं मिलती मैं यही काम करूँगा। ये सारी दास्तां जो मैंने अभी आपको सुनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने सूरमा बेचने के लिए बनाई है। क्यों भाई किशोर, बताओ कैसी रही? अरे तुम और तुम्हारी दास्तान जाए भाड़ में। हैं? लानत है तुम दोनों पर। हाँ? पहले मुझसे ये चूहे बिल्ली का खेल खेलती रही, फिर तुमने भी आते ही खेल शुरू कर दिया। खेल? मुझे खिलौना समझ रखा है। हाँ? मैं जाता हूँ। अरे किशोर, अरे भाई कहाँ चले? वहां चला जहां तुम जैसे दरिंदे ना होंगे, वहां चला जहां मैं खत किसी को इत्मीनान से सुना सकूंगा।